My name is Aman Tiwari, and I'm going to teach you the subject known as fluid mechanics. फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वेटेज क्या है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें वो सारी बातें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना सब्जेक्ट दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, जैसे हमने अभी तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें मैकेनिक्स वर्ड बहुत यूज़ होता है। मैकेनिक्स से हम क्या समझते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो चीज़ों में तोड़ रहे हैं, एक फ्लूइड और एक मैकेनिक्स। तो फ्लूइड क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो नया वर्ड है, पता सभी को है आपको, बट अभी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लूइड इज अ न्यू वर्ड, बट मैकेनिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स वी ऑल नो दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फोर्स, जब भी हम फोर्स और उससे रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं तो मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे हमने बात करी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, तो जब हम किसी सॉलिड बॉडी पर फोर्सेस लगा रहे हैं तो उन फोर्सेस के कारण उस बॉडी पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि है। इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा। तो सॉइल पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं, स्ट्रेसेस जो हैं, उसके कारण सॉइल पर क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या बिहेवियर है उसका, उसके कारण वो हम देखते हैं। तो सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम फ्लूइड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस और उनसे होने वाले जो चेंजेस हैं या फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गई मैकेनिक्स की बात। अब फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है भाई? फ्लूइड इज नथिंग बट, इसकी दो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत सिंपल, जो कि हम नॉर्मल भाषा बोलते हैं कि एनीथिंग or any substance which can flow, जो भी चीज फ्लो हो सकती है, बह सकती है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड है। अब हमें पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेन जो 3 क्लासिफिकेशन है मैटर की वो ये है। अब इसमें हमें पता है कि सॉलिड इज, वो फ्लो नहीं हो सकता, वो उस पर टेक्निकल हम आगे चल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, बट लिक्विड और गैस दे कैन फ्लो। तो लिक्विड और गैस जो मैटर हैं उसको हम कहते हैं ये फ्लूइड है। ये एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन जो कि हम सब जानते हैं, जो कि बिना पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है कि हाँ भाई जो चीज़ बह सकती है उसको फ्लूइड हम बोलेंगे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, अगर टेक्निकली बात करें तो ऐसी चीज़ या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैटर जो कि shear स्ट्रेस लगने पर हो जाता है डिफॉर्म, shear स्ट्रेस लगने पर हो जाता है डिफॉर्म, उसको हम कहते हैं फ्लूइड। किसी भी सब्सटेंस पर, मटेरियल पर अगर आप shear स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं या लग रही है और वो उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, उसके कारण वो फ्लो होना चालू हो गया या डिस्टर्ब होना चालू हो गया या फिर डिफॉर्म होना चालू हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्लूइड है। अब बात करें कि भाई ऐसा तो सॉलिड में भी होता था, बट सॉलिड में जब हम पढ़ते हैं तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक जब भी आप किसी चीज़ पर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेन आ रहा है वो स्ट्रेस हटाने के बाद वापस हो जाएगा, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी कहते हैं या मटेरियल कहते हैं, है ना। तो सॉलिड के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि भाई वो इलास्टिक लिमिट तक तो अगर स्ट्रेस लगा रहे हो तो स्ट्रेन होगा, बट इट विल रीगेन, वो वापस आ जाएगा। बट जैसे ही आप इलास्टिक के आगे जाते हैं, इलास्टिक के आगे जाएंगे तो प्लास्टिक से आ जाती है ना। माइल्ड स्टील के ग्राफ में काफी सारी चीजें हैं, बट अब अगर हम जनरल बात करें तो देयर इज इलास्टिक और फिर प्लास्टिक। तो इलास्टिक से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट जैसे ही खत्म होती है तो प्लास्टिक में आ गए। प्लास्टिक के बाद भी अगर आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो देन देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन कंटिन्यू होगा ऐसा जरूरी नहीं। माइल्ड स्टील के ग्राफ में थोड़ा सा पोर्शन आता है जिसमें वो कंटिन्यू स्ट्रेन बढ़ती है, बट हर मटेरियल के केस में, सॉलिड मटेरियल के केस में ऐसा नहीं है। तो प्लास्टिक लिमिट में वो डिफॉर्म हुआ और परमानेंटली डिफॉर्म हुआ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बह गया। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस
जरा सा भी आप shear stress लगाएंगे तो वो shear stress वो मटेरियल मतलब फ्लूइड उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता और उस shear stress के कारण वो फ्लो होने लग जाता है, बहने लग जाता है और होता चला जाता है जब तक कि स्ट्रेस का उस पर इफेक्ट चल रहा है। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई या इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई फ्लूइड क्या है। एक आसान कि जो फ्लो कर सकता है दैट इज फ्लूइड, लिक्विड और गैस। दूसरा कि जो सब्सटेंस या जो मटेरियल शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते और उसके कारण अपना शियर स्ट्रेन या स्ट्रेन होने देते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। तो ये हुई फ्लूइड की बात। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस से क्या चीजें हो रही हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। ये तीनों पोर्शन हम मेन जो मैकेनिक्स हम छोटे से पढ़ते आए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उन तीनों में भी ये चीजें होती थी, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक मतलब भाई सभी को पता है, व्हेन अ मटेरियल, अभी मटेरियल हमारा क्या है, फ्लूइड है, तो व्हेन फ्लूइड, थोड़ा सा राइटिंग के लिए अभी ग्रेस कर रहे हैं ना, व्हेन फ्लूइड इज when fluid is at rest, जब फ्लूइड रेस्ट पर होगा उस केस में जब हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं देन इट इज अ स्टैटिक स्टडी। फ्लूइड के ऊपर स्टैटिक स्टडी है। ओके, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स दोनों में फ्लूइड रेस्ट पर नहीं है, वो मूव कर रहा है, बट द डिफरेंस इज काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम करते हैं स्टडी ऑफ motion of fluid without considering the cause of motion। कि भाई फ्लूइड का मोशन जो है उसकी स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वो मोशन किस कारण हो रहा है उसको नहीं देखना, मतलब उसके लगने वाले फोर्सेस जो हैं जिनके कारण वो मोशन हो रहा है उसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, और भी कुछ। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मोशन है, बट मोशन किस कारण हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स है। अब डायनामिक्स में समझिए अपन कि स्टडी ऑफ मोशन तो कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड तो है, बट वो किस कारण हो रहा है वो भी देख रहे हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड कंसिडरिंग the cause of motion। मोशन किस कारण हो रहा है, मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे उन सबको भी हमें देखना है कि किन फोर्सेस के कारण वो मूव हो रहा है या मोशन में है। तो ये 3 बेसिक जो क्लासिफिकेशन है जिनमें हम इसको पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, वो है स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक्स। आगे चलते हैं। फ्लूइड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड क्या है ना। अब ये डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट मे बी। अभी वही जो बात कर रहे थे कि फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स मतलब शियर फोर्स,
जो कि अलॉन्ग द सरफेस लग रहा है, सरफेस पर लग रहा है। तो शेयर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स के कारण जब भी उसमें डिफॉर्मेशन होगा या जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल इट मे बी, मतलब शेयर स्ट्रेस कितना भी छोटा क्यों ना हो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सॉलिड बॉडी की बात अलग है कि इस लिमिट तक जाओगे तभी डिफॉर्म होगा, बट फ्लूइड के केस में कितना भी छोटा शेयर स्ट्रेस क्यों ना हो, it will go under deformation. And the fluids are the substances that cannot sustain shear stress when at rest. वही बात उसी को दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि फ्लूइड अगर रेस्ट पर है तो थोड़ा सा भी अगर shear stress आएगा तो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता और वो बहने लगेगा या डिफॉर्म होने लगेगा। ठीक है, इसी को अगर अपन थोड़ा सा और देख लें कि भाई क्या सॉलिड क्या फ्लूइड। तो वही चीज ये कोई बॉडी है, व्हेन यू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, तो इस तरीके से मूव होती है। ठीक, फ्लूइड में इस सरफेस को हम बड़ा सा देखना पड़ता है ना, व्हेन यू अप्लाई shear stress it will go under continuous deformation, ऐसा नहीं होगा, इसमें चलता रहेगा। ठीक, ओके, तो सॉलिड्स क्या है, डिफॉर्म परमानेंटली व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज मोर। ठीक है, वही जो बात करी थी कि डिफॉर्मेशन जो है इज परमानेंट, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, कब है, व्हेन shear stress is more than, बेटा वो मोर लिखा है, more than a certain limit, certain limit can be elastic limit या किसी भी बॉडी की अलग जो भी है। ठीक है, डिफॉर्मेशन इज परमानेंट व्हेन shear stress is more than a certain limit। ठीक है, और इसमें डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस, डिफॉर्मेशन इज continuous even if shear stress is very small। तो यही बात हमने 2-3 बार पढ़ ली, अब हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अब भूलने की कोई बात नहीं। चलिए अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अच्छा, इसके पहले एक चीज और अगर आप देखना चाहें, हालांकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा और इसमें देखना चाहें तो जो स्टडी होती है फ्लूइड की वो 2 तरीके से होती है ना। फ्लूइड की जो स्टडी है वो 2 तरीके से है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ना, और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक हम जानते हैं कि क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम बहुत ज्यादा अंदर तक देख रहे हैं चीजों को, माइक्रोस्कोप बहुत माइन्यूट। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच तो क्या होती है, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हमें बहुत डिटेल स्टडी करनी है तब वो यूज हो रही है। बट हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें जो अप्रोच है दैट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, मतलब हम किसी भी फ्लूइड मास को एक एक मॉलिक्यूल नहीं देख रहे हैं, एज अ कंटिन्यूअस मास उसको हम देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूल स्पेस भी देखे जाते हैं, है ना।
माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में इंटरमॉलिक्यूलर distances between fluid particles, ठीक है। और ये जो है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देते हैं, बट हमें जब अभी पढ़ना है तो इतना माइन्यूट हम अंदर तक नहीं देखेंगे। विल गो फॉर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो दैट इज ऑल अंडर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, हम वी कंसिडर फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअस मास। फ्लूइड कंटिन्यूम भी जिसको हम बोलते हैं, कि हम फ्लूइड को एक पार्टिकल ना देखते हुए हम एक फ्लूइड, जो भी फ्लूइड हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम एक कंटिन्यूअस मास की तरह लेते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्लूइड की है मास डेंसिटी। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज मास डेंसिटी। वैसे भी हम जानते हैं डेंसिटी क्या है, किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्लूइड के केस में भी यही है, मास डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, इट इज द मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है, दैट इज उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व बताती है। ठीक है, इट इज द मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर वॉल्यूम है, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना किलो फ्लूइड है, दैट इज मास डेंसिटी। ठीक है, यूनिट बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम है तो यूनिट हो गई केजी अपॉन मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, एंड डायमेंशन इज ml-3। ठीक है, डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, ऊपर केजी है तो केजी का हो जाता है m मास, एंड नीचे मीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो मास और नीचे मीटर क्यूब का ये, तो ये बन जाता है ml-3। ऐसे ही सारी चीज़ों के लिए हम आगे भी डायमेंशंस और यूनिट्स देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मास डेंसिटी के लिए भले ही ना है, बट जब हम विस्कोसिटी पर जाएंगे तो विस्कोसिटी की जो यूनिट और डायमेंशन है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, भले ही छोटे से छोटा है, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दीज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो मास डेंसिटी हमने देखा, इट इज मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब, डायमेंशन हो गया ml-3। अब जो चीज़ें याद रखने की हैं, जो हमें आगे क्वेश्चंस में भी यूज होंगी और हमें वैसे भी याद होना चाहिए, कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, रो ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आप लोगों को याद भी होगी। एयर की बात करें तो एयर की जो डेंसिटी है इट इज 1.23 kg पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इधर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, कि हम फ्लूइड में दो चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, एक लिक्विड और एक गैस। लिक्विड हमारे लिए ज़्यादातर केस में 99% केसेस में हमारे लिए लिक्विड क्या है, वाटर ही है। और एयर जो गैस है दैट इज एयर। बट सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो हम गैसेस से बहुत ज़्यादा डील नहीं करते, इसलिए प्रॉपर्टीज़ में भी जब हम जाएंगे तो हम गैसेस वाली प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते। हम लिक्विड से रिलेटेड, हालांकि हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम, लेकिन लिक्विड पर हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है और आगे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं या जिनमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होता है, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है, WRE के जो भी सब्जेक्ट्स हैं इरिगेशन के, उन सब में लिक्विड हमें मतलब वाटर के बारे में ही पढ़ना है। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब बात आती है तो फिर एयर मतलब उनके लिए गैसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहाँ पर उन्हें ये भी देखना पड़ता है। बट
याद रखने के लिए हम दोनों याद रखेंगे ना, 1000 फॉर वाटर एंड एयर की जो डेंसिटी दैट इज 1.23 kg per meter cube. Okay. Then next is specific weight. अब स्पेसिफिक वेट क्या है? स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं स्पेसिफिक वेट लिखा होगा, कहीं वेट डेंसिटी लिखा होगा। तो एज अब क्या है भाई, अगर आप मास को वेट बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम्स वेट। सिमिलरली आप मास डेंसिटी को जब वेट डेंसिटी बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे कि मास डेंसिटी को आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट विल बिकम वेट डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हम वेट के टर्म में ही बात करते हैं, हम अपना भी वेट ही नापते हैं ना, मास थोड़ी नापते हैं। तो इसीलिए मास की जगह फिर हम वेट डेंसिटी भी यूज करने लगते हैं या करनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम के एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, दैट इज वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। एज वी एक्सप्रेस मास m को तो हम वेट में कैसे बता सकते हैं, m इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट क्या हो गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, रो इंटू जी से हम इसको लिखेंगे, है ना, या फिर इसको हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये वेट है और ये वेट डेंसिटी है, छोटा है तो वेट डेंसिटी है, कैपिटल है तो वेट है। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते बट ज़्यादातर अपन को यही यूज़ करना है, इसे लिखा हुआ रो इंटू जी। ओके, यूनिट पर आ जाते हैं तो यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक, एंड डायमेंशन इज ml-2 t-2, ठीक है। अब वाटर की बात करें अगर, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी देखेंगे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर की डेंसिटी, वेट डेंसिटी कितनी है, तो 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखना है। वेट ऑफ या वेट डेंसिटी ऑफ वाटर या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एयर की बात करेंगे तो 12.07 न्यूटन पर मीटर क्यूब, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर है, बस हमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या है कि डायमेंशंस क्या हैं दोनों के, ठीक है, और वाटर की वेट डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी क्या है, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं, डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि अब डेंसिटी का जो प्रेशर और टेम्परेचर पर का डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है ये देखते हैं, है ना। देखिए लिक्विड के केस में अगर आप देख रहे हो तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहले हम देख रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं लिक्विड के ऊपर तो डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम देख रहे हैं तो प्रेशर जब हम लगा रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 998, जिसको हम 1000 लिख लेते हैं, 998 kg पर मीटर क्यूब। और जब हम 100 एटमॉस्फेरिक, 100 गुना जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो आ रहा है 1103, मतलब मोर और लेस वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम उसको भी 1000 मान रहे हैं, राउंड ऑफ में इसको भी 1000 मान रहे हैं। 100 गुना करने पर भी जब इतना ही चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं कि जो परसेंट ऑफ चेंज है 0.5 वो ना के बराबर है, मतलब लिक्विड पर प्रेशर चेंज करने में उसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट इज नेग्लिजिबल। और समझ आ रही है, लिक्विड की बात करें, है ना, तो जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 1 एटमॉस्फेरिक टू 100 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ना के बराबर चेंजेस हो रहे हैं डेंसिटी में, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हम बढ़ा रहे हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो
जो डेंसिटी है वो 998 से 975, हालांकि ये भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट देयर इज सम सिग्निफिकेंट चेंज। तो 975 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है, एंड दिस चेंज इज, अगर हम निकालेंगे इसको, इट इज 2.3%। ठीक है, तो भाई प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं है डेंसिटी के ऊपर, टेम्परेचर का थोड़ा सा है, कितना है, 2.3%। ठीक है, बट जब हम इसकी बात करेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है, तो प्रेशर है ना और डेंसिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप में, प्रेशर एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और T और रो, ये टेम्परेचर और डेंसिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बेसिक हमारी इक्वेशन है गैस की। ठीक है, तो प्रेशर और डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन डेंसिटी और ये टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी is नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी और इसी की जैसे एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, दोनों ही डेंसिटीज को ही मेजर कर रही हैं या कंपेयर कर रही हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात कर लें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में देखिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, बस यहीं पर ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपेयर कर रहे होते हैं, तब जो निकल के आता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमारे लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर है। ठीक है, हमारे लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड है दैट इज वाटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एस लिक्विड, लिक्विड के केस में जो एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी की डेंसिटी होगी, दैट इज आवर स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी भी सेम चीज है ना, रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो सेम, बस में क्या कर रहे हैं हम कि दोनों ही डेंसिटीज को कंपेयर तो कर रहे हैं, बट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2 किसी दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हो तो फिर रिलेटिव डेंसिटी है, और अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो तो वो फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी दोनों टर्म सेम है, दोनों ही डेंसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। अब लिखा हुआ है फॉर लिक्विड वाटर, ये बता चुका हूं मैं, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का डेंसिटी होगा दैट इज स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर अस। ठीक, गैसेस की अगर अपन बात करेंगे, अगेन वही बात है कि गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिमिलर चीज है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ gas is density of gas divided by density of gas at STP। ठीक, अब यूनिट तो क्योंकि हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही डेंसिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर नीचे डेंसिटी है, सो डायमेंशन इज आल्सो m0 l0 t0 एंड अच्छा ये इंपॉर्टेंट है,
ये मरकरी 13.6 एंड वाटर 1। अभी आया कैसे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब तो क्योंकि कॉमन हो गया तो शायद अब ना आए, बट जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि एस कैसे निकालते हैं हम, एस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड मतलब अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर की डेंसिटी अभी देखिए 1000, मतलब 10⁻³ kg/m³। तो ये और ये गया, मतलब मरकरी की, है ना, मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल कर आई वो आई आपकी 13.6। ठीक है, ये हमें पता भी है, आया कैसे ये पता ही है। वाटर ऑब्वियसली वाटर को वाटर से कंपेयर कर रहे हो तो वन ही होगा, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे पहले, अब क्योंकि बहुत कॉमन हो गए, लेकिन हमको ध्यान तो रखना ही है। तो ये बात हुई बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये प्रॉपर्टी कई बार हम जब हम मेन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते तो हम इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ते या नहीं लिखा होता कई जगह, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये डेंसिटी की ही अपोजिट है। डेंसिटी में हम क्या बात कर रहे थे कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम है तो कितना वजन है उसका। ठीक है, वजन कितना है। अब इसका उल्टा है कि अगर यूनिट मास है, अगर यूनिट मास है ना, 1 किलो का अगर कोई वजन है तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम बन रहा है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम डेंसिटी को यूज़ करते तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी एक प्रॉपर्टी है तो हम उसको देख ले रहे हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। इस 1 किलो के मास में कितना वॉल्यूम बन रहा है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। ठीक है, 1/ρ। अब क्योंकि 1/ρ है तो सारी चीजें उल्टी हो रही हैं, है ना। देखिए, kg/m³ की जगह हो गया मीटर क्यूब/kg, और डायमेंशंस वहां हमने पढ़े थे L-3, तो M L-3 था, तो अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, M-1 और L3 या L3, इसको ध्यान रखेंगे, डायमेंशन ध्यान रखेंगे बस। बाकी दोनों चीज़ें उल्टी हो गई। वाटर का हो गया 10⁻³ और एयर का हो गया 1.23 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब/kg, है ना, ये उल्टा हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी नाम से ही समझ आ रहा है कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, या किसी भी मटेरियल की कंप्रेस होने की क्षमता क्या है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इतना तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है, क्या लिक्विड कंप्रेसिबल है। लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है हमारे, है ना। तो लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। वो क्यों है वो भी हम देखेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी अगेन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ज्यादातर हम इसको कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जब हम गैस की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की तो हम पढ़ेंगे, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप किसी चीज को कितना कंप्रेस कर रहे हो। जब कंप्रेस करने की बात ही नहीं, मतलब वॉल्यूम चेंज की बात आ रही है, और लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। देखते हैं इसको। ठीक है, सही बताया आप लोगों ने कि जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल। तो उसमें ये प्रॉपर्टी जो बहुत प्रासंगिक रिलेवेंट नहीं है ना, लेकिन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो हम इसको देख रहे हैं। एक मिनट,
अच्छा वो मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मिसप्रिंट होगा, है ना। अगर डेंसिटी मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मिसप्रिंट हो गया, ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए आगे चल रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ये हमने शब्दों में तो देख लिया कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी इज कि जो भी चीज़ कंप्रेस हो सकती है जिसमें वॉल्यूम चेंज है, उसकी जो प्रॉपर्टी कहलाएगी दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब वो उसको हम किस तरीके से डिफाइन किया गया, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ shear stress to the volumetric strain। ये लिखा हुआ है के डिनोट, बल्क मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है shear stress डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक shear strain, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक shear strain कि कितना वॉल्यूम चेंज होगा कितनी स्ट्रेस लगाने पर, इसी का उल्टा कहलाता है क्या, कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड बाय बीटा, ठीक है। तो बल्क बल्क मॉडुलस हमने देख लिया। बल्क मॉडुलस का ही अपोजिट या रेसिप्रोकल है 1/k, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं बीटा इज इक्वल्स टू 1/k, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। मतलब कितना प्रेशर लगाने पर कितना चेंज वॉल्यूम में हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो कितना प्रेशर लगाने पर कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो बेसिक चीज़ याद रखनी है वो यही याद रखनी है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम ये देख रहे हैं कि लिक्विड और गैसेस के केस में क्या है। वैसे हम देख चुके हैं कि लिक्विड के केस में कुछ नहीं होगा, गैसेस के केस में ही होगा, है ना। अब देखिए वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, तो dm इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू dv प्लस v इंटू, इसको मैं डी बना रहा हूँ, डी इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब क्या है भाई, मास में तो चेंज हो नहीं सकता, मास तो मास है, न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो ये इट इज़ ज़ीरो। क्या हुआ, रो इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी इंटू रो, ठीक है। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो डी वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो के क्या लिखा था, इसी को हम लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ से हमने इसको चेंज करा, ठीक। क्या हुआ, बीटा क्या बन गया, 1/this बीटा क्या बन गया, 1/रो इंटू डी रो अपॉन डी पी, ठीक है, डी रो अपॉन डी पी। अब हमें क्या पता है, अगर फ्लूइड की बात करें हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे आ जाते हैं। ये बीटा कैसे आया, है ना। यहाँ तक हमें पता था रेसिप्रोकल है या बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है। इससे हमने एक चीज़ ये निकाली दोनों के बीच में रिलेशन, और यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है और जो डेंसिटी है वो इनवर्स हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड के केस में जो चेंज इन डेंसिटी है वो तो क्या है, जीरो है ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो चेंज हो नहीं रही है, तो क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और गैस के केस में इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो बीटा ऑल्सो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसकी कुछ कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम सिर्फ यही जानना चाह रहे थे, एक तो क्या होता है वो तो हम समझ ही गए, और फ्लूइड के केस में देखें तो इट इज इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी जीरो है और ये कंप्रेसिबल है।
ठीक है, राइटिंग के लिए थोड़ा सा भी compressible, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज नोन एज विस्कोसिटी, है ना। इतनी जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है भाई, अगर एक शब्द में आप लोग बताना चाहें तो विस्कोसिटी क्या है, सारी डेफिनेशन भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अगर एक शब्द में बोलो कि विस्कोसिटी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इन वन वर्ड, बताइए। स्टिकनेस नहीं, स्टिकनेस नहीं, स्मूथिंग नहीं, स्टिकीनेस नो। यस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द करेक्ट वर्ड, रेजिस्टेंस सही वर्ड है। स्टिकनेस, स्मूथनेस नो, ये तो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई, ये कई चीजों पर डिपेंड कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। द करेक्ट वर्ड जो एक सिंगल वर्ड हम बात करेंगे दैट इज रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस इज द ओनली रेलेवेंट या परफेक्ट वर्ड जिसको हम विस्कोसिटी से या रिलेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ओके ओके, सही सही बता रहे हैं, रेजिस्टेंस वाले सब सही है। स्मूथनेस और स्टिकीनेस ये सब नहीं है ना, रेजिस्टेंस इज ओके, गुड। ओके ओके, चलिए चलिए, अब आप लोगों ने बता दिया, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, अब विस्कोसिटी क्या है, डिनोटेड बाय म्यू। When two adjacent layer of fluid are in relative motion, जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है, या फिर कोई भी लेयर किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर भी मूव कर रही है ना। When two layers or two adjacent layers of the fluid are in relative motion, then resist the motion of each other, तो एक दूसरे के मोशन को रोकती हैं, ठीक है, रोकती हैं। Such a fundamental property of the fluid is known as viscosity, ठीक है। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है, या कोई भी लेयर किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर ही क्यों ना मूव कर रही है, तब वो उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब जब हम इसमें और डिटेल में बात करें तो हम विस्कोसिटी को फ्लूइड के ही टर्म में बात करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि सरफेस से भी, किसी दूसरे सरफेस पे भी अगर लिक्विड बह रहा है तो भी रोकने की कोशिश करेगी, तो हम विस्कोसिटी को उसमें कंसीडर नहीं करते। हम विस्कोसिटी को विद इन द फ्लूइड, मतलब जब एक पानी का या फ्लूइड का मॉलिक्यूल दूसरे को रोक रहा होगा तभी हम उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ये इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखी है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस के एक लेयर दूसरे लेयर को जो रोक रही है उसी का तो मेजरमेंट है विस्कोसिटी, उसी की तो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज, तो होता क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, कि भाई एक लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, तो वो उसको जाने नहीं देते, उसको रोक के रखते हैं, भाई मत जा, है ना। तो मत जा तो रोक, तो रुक जा तो रुक जा, मतलब रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उसको फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अब लिखा हुआ है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो जब एक ही तरीके का फ्लूइड है तो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर एडहेसिव है। तो विस्कोसिटी में ध्यान रखेंगे कि कोहेसिव फोर्स ही है ना, जो मैंने बात अभी बताई।
अब एक और इसका डेफिनेशन कई जगह आप देखेंगे, है ना, कि विस्कोसिटी कैन बी इन्फर्ड एज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू द फ्लो। वही बात, क्वांटिटेटिव मेजर मतलब वही मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कि कितना रेजिस्टेंस फ्लूइड के ही लेयर दूसरे लेयर पर या फ्लूइड के ही पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर दे रहे हैं, उसका जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। ये भी एक थोड़ी और ज़्यादा टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखिए एक लाइन जो इंपॉर्टेंट लिखी हुई है जिसको हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन एयर रिक्वायर वेरी लेस फोर्स कंपेयर टू वाटर। अब किसी भी चीज़ को अगर आप मूव कर रहे हैं, एयर में मूव करना इजी है, पानी मूव करना मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा उनकी जो बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एयर में नहीं है ना। अभी हम आगे इसको देख भी रहे हैं कि विस्कोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वहाँ पर ये चीज़ आएगी भी। तो एक चीज़, एक लाइन हमें यहाँ से मिली, एक चीज़ निकल कर आई कि जो एयर की विस्कोसिटी है या जो पानी की विस्कोसिटी है वो एयर से बहुत ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है वो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी ऐसा पूछा भी नहीं गया, बट म्यू ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम्स ऑफ म्यू एयर। ठीक है, म्यू ऑफ वाटर पानी की, ये हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है उसकी जो विस्कोसिटी है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ म्यू एयर। ठीक है, ओके। अब जब हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ती हैं, है ना। वो कौन सी है? एक तो है शेयर स्ट्रेन के बारे में पढ़ना और दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना। तो शेयर स्ट्रेन क्या है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं, वो देखिए। ठीक है, देखिए शेयर स्ट्रेन हमने क्या कंसिडर किया, एक फ्लूइड मीडियम कंसिडर किया। फ्लूइड मीडियम में मतलब उसमें बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बह रही होंगी। तो मैंने देखा कि भाई मैंने किसी दो लेयर्स को कंसिडर किया। ठीक है, एक u वेलोसिटी से बह रही है और उसके ऊपर वाली ऑब्वियसली थोड़ी तेज बह रही होगी, तो u प्लस du से बह रही है। ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस और उसके बीच में रिलेशन है। अभी हम देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ए एंड बी। तो इन dt टाइम इंटरवल में ये udt और ये dudt, है ना, यहाँ तक तो सेम चल रहे थे, लेकिन ये आगे निकल गया। क्यों आगे निकल गया? क्योंकि इसमें du वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी मतलब du इंटू dt, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज dy। ठीक है, तो एट इन dt टाइम इंटरवल अगर हम देखें इसको, एंड दिस एंगल इफ इट इज दिस थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू du dt अपॉन dy। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू du dt दिस डिवाइडेड बाय dy। ठीक है, अब नाउ सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, दो लेयर, पानी की दो लेयर के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब थीटा कितना स्मॉल होगा वो हम समझ ही सकते हैं। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तो हम tan थीटा को d थीटा लिख रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, d थीटा इज इक्वल्स टू du इंटू डी टी अपॉन dy। ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज d थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू du अपॉन dy। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट आगे आने वाले उसके लिए।
ठीक है, इट इज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई। अब इसमें जो डी थीटा बाय डी टी है ये क्या है, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ shear strain, रेट ऑफ shear strain, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। दोनों में से कोई भी चीज यूज हो सकती है, ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, रेट ऑफ shear strain। d theta by dt is rate of shear strain and du upon dy is nothing but velocity gradient। ठीक है, du by dy is nothing but velocity gradient। वेलोसिटी gradient, ठीक, तो ये रिलेशन हमने यहाँ से निकाला एंड इट इज इम्पोर्टेंट, ये आगे चल के यूज होगा। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, सिंपल था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगली चीज आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगली चीज आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम आगे की चीज़ें काफ़ी सारी इसी पर डिपेंड करेंगी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या हुआ, न्यूटन सर ने है एक्सपेरिमेंट करने की आदत तो थी, तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता किया कि जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ, तो जो टाउ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब जो अभी हमने पहले देखा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जो शेयर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, है ना। ऐसा हमने काफी सारी चीजों में देखा, सब में नहीं देखा और सब में हो भी नहीं सकता था, है ना। तो जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने एक रिलेशन बनाया कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, so they have conducted many experimental studies on various fluids to determine relationship between shear stress मतलब tau and the rate of shear strain या shear strain rate. The experimental findings showed that a linear relationship between them is applicable for common fluids such as water, oil and air. कुछ ऐसे फ्लूइड मिले जिनमें कि ये रिलेशनशिप वैलिड है। कौन सी रिलेशनशिप, दैट shear stress is directly proportional to rate of shear strain। ठीक है, तो कौन से फ्लूइड्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं वाटर, ऑयल एंड एयर। ठीक है, और रिलेशन जो हमें मिला वो बताया गया कि भाई टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। ओके, ओके, डी थीटा बाय डी टी। अब हमें पता है, अभी हमने पीछे रिलेशन देखा दैट डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई, है ना। तो हमने इसको उठाकर इससे रिप्लेस कर दिया, तो नई चीज़ क्या मिली, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी वाई। ठीक है, एंड जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट लगा रहे हैं। अभी जो कांस्टेंट लगा रहे हैं इट इज नथिंग बट म्यू, नथिंग बट म्यू। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। भूलेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, shear stress tau is equals to mu du upon dy। आया कैसे, ऐसे आया, ये रिलेशनशिप हमें डायरेक्ट मिली है, इसको नहीं निकालना है कहीं पे, है ना। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप न्यूटन सर ने दी।
इससे हमने निकालते हुए कहाँ पहुंचे कि टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, अब ये जो म्यू है, दिस म्यू इज नथिंग बट एब्सोल्यूट या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। दिस म्यू इज नथिंग बट एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखें। आगे देखते हैं इसको। देखिए उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि सच एज, दो तीन फ्लूइड्स के नाम लिखे हुए थे, ऑयल, वाटर, एयर, उन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है सिर्फ देखने के लिए, है ना। तो देखिए एक लीनियर रिलेशनशिप जा रही है, सीधी सीधी लाइनें बनी हुई है ना। देयर इज कोई भी इसमें अब्रप्ट लाइन नहीं है, कर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी लाइन बनी हुई, मतलब स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात आप पॉइंट कर सकते हैं। देखिए एयर, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। तो जिसका डी यू अपॉन डी वाई ज़्यादा होगा, डी यू अपॉन डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरे शब्दों में बोले तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो जिसका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, इसमें म्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। जो ज़्यादा बह रहा है उसमें विस्कोसिटी कम होगी। तो जिसका डी यू अपॉन डी वाई ज़्यादा है, देखिए, और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस की बात करें, है ना, फॉर एग्जांपल इसी को लें, ठीक है। तो इस शियर स्ट्रेस पर यहाँ पर जो डी यू डी वाई है वो एयर में ज़्यादा है, वाटर में कम है, ऑयल में और कम है। भले ही तीनों की लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन डी यू बाई डी वाई एयर का ज़्यादा है, फिर वाटर का है, फिर एयर, फिर ऑयल का है। मतलब डी यू बाई डी वाई जिसका ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और वो ज़्यादा इजी होगा फ्लो करने के, इजी टू फ्लो। ठीक है, इससे हम ये बात सामने निकाल के ला रहे हैं। उसी का उल्टा अगर डी यू अपॉन डी वाई, सेम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, एक ही शेयर स्ट्रेस पर अलग अलग चीज़ है, तो डी यू डी वाई जिसका कम है उसमें विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, और वो इतना इजी नहीं होगा फ्लो में। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जैसा कि हम ऑयल के केस में देख रहे हैं, ठीक है। हमें पता है ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बहता है, पानी बहता है और हवा तो बह ही रही है, ठीक है। देखिए सेम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ डी यू डी वाई इनमें जो फ्लो होने की ताकत है वो कम ज़्यादा होती है, वेरी करती है, ठीक है। इससे हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीनों ही फ्लूइड्स जो हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब बड़े इम्पोर्टेंट, ये जो साइड है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अब जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन ऑफ म्यू, म्यू की बात कर रहे हैं ना, म्यू की बात कर रहे हैं, तो म्यू के जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, एम, एल माइनस वन, टी माइनस वन। डायमेंशन को समझने के लिए पहले आप यूनिट समझ लो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब म्यू की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है म्यू, कहाँ से आया ये टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई से। यही रिलेशनशिप हमने पीछे देखी जो कि न्यूटन्स ने दी हमें, ठीक है। टाउ इज शियर स्ट्रेस, इसको हम पास्कल लिख सकते हैं या न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। म्यू की यूनिट हमें चाहिए, यू यू इज नथिंग बट स्पीड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी मीटर में वायस डिस्टेंस, ये और ये गया, ठीक है। तो म्यू क्या बचा, पास्कल इनटू सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल के लाया, यूनिट इसकी पास्कल इनटू सेकेंड, एंड वी ऑल नो दैट कि पास्कल क्या होता है, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इन यूनिट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आएंगे भी आगे। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर जो ज़्यादातर यूज होती है दैट इज पास्कल सेकंड, एक ही बात है। पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पास्कल इनटू सेकंड। एम के एस यूनिट देखेंगे तो न्यूटन मतलब फोर्स को ही लिखना है, तो एम के एस में फोर्स हम कैसे लिखते हैं, किलोग्राम फोर्स, के जी एफ, है ना, के जी एफ। और इसी को जब हम तोड़ के दोबारा ऐसे इसी टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी के जी पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये के जी एफ वाला याद नहीं रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे, के जी पर मीटर इंटू सेकेंड। सिमिलरली सी जी एस में जाएंगे, है ना, सी जी एस यूनिट में जाएंगे तो फोर्स की यूनिट सी जी एस में डाइन होती है, ठीक है। तो उससे हम क्या निकाल कर लाए, ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर एक जो चीज़ लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 पॉइस, इसको ध्यान रखें, ठीक है। एक पॉइस, पॉइस इज यूनिट ऑफ म्यू, ये ध्यान रखना है, पॉइस इज यूनिट ऑफ म्यू। और एक पॉइस किसके बराबर होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड के बराबर होता है 1 पॉइस, ठीक है। अब देखिए, जो हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, मान लो तो नीचे देख लोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। देखो ये क्या निकाला हमने, के जी मीटर, के जी डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड, तो के जी का हो गया एम, डिवाइडेड बाय मास, और सेकंड मतलब टाइम, सॉरी मीटर, और सेकंड मतलब टाइम। तो मीटर का L-1 और सेकंड का T-1। तो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, M L-1 T-1 डायमेंशन ऑफ म्यू, फाइन, डायनामिक विस्कोसिटी, ओके। अब इसके बाद एक और चीज़ जो कि याद रखने वाली है, जो कि क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज करती है, कि पॉइस को कभी सेंटीपॉइस दे देते हैं, कभी पॉइस को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करना है। तो 1 पॉइस बराबर क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो इस ग्राम पर सेंटीमीटर को जब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बच जाएगा, 1/10 बच जाएगा। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/10 के जी मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 पॉइस बराबर क्या होता है, अगर के जी के टर्म में लिखना है तो 1 पॉइस बराबर 1/10, 1 पॉइस बराबर 1/10 के जी पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जब सेंटीपॉइस आ जाता है तो 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल्स टू 1/100 पॉइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल्स टू 1/100 पॉइस, ठीक है, ओके। अब एक जो डायरेक्ट चीज़ याद रखनी है आपको, वो है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.01 पॉइस, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.01 पॉइस। हाँ बिल्कुल होगा, देव ने जो पूछा है वो बिल्कुल सही है।
कि 1 पोइस बराबर 0.1 होगा। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक्स हैं, हम इनसे कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें याद रखते हैं ना। ठीक, तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.01 पोइस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चल रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, इट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब बात सवाल ये उठता है कि जब हम डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं जो कि इससे आया, तो फिर हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी टर्म क्यों आया। तो देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी जब हम पढ़ रहे थे तो म्यू जो चीज़ आई थी, है ना, म्यू जो चीज़ आई थी वो कैसे आई थी, कैसे आई थी, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन डी वाई से आई थी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी फ्लूइड की डेंसिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब किस तरीके का फ्लूइड है उसकी तो बात हो ही नहीं रही। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे कई सारे फ्लूइड्स के ऊपर और उससे फिर उन्होंने एक चीज़ रिलेशन बता दिया, बट वहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की कोई बात नहीं थी, मतलब फ्लूइड कैसा उस पर तो बात नहीं हो रही। ठीक है, तो म्यू की जगह हम न्यू लेकर आए, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और है वो म्यू ही, बस उसको हम इससे और जोड़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन डेंसिटी, मतलब वो जो म्यू है विस्कोसिटी है, बिल्कुल सही है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, एक दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे को रोक रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप डेंसिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप फ्लूइड को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कैसा फ्लूइड है, तो हमें फ्लूइड भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, इसीलिए हम डेंसिटी को लेकर आए और एक नया टर्म बनाया, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसलिए डायनामिक के बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी इंट्रोड्यूस हुई, ऐसा हमें कहीं बुक में नहीं दिया रहता, डायरेक्ट हमें इसकी डेफिनेशन दे देते हैं, दैट इट इज रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो हम याद भी कर लेते हैं कि भाई म्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो, ये हमें याद है, ये हम सबको पता है, लेकिन वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का कोई भी टर्म नहीं था, मतलब फ्लूइड कैसा है उसके नेचर की बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर उसको लेकर आए, म्यू को न्यू से रिलेट किया, न्यू को इंट्रोड्यूस किया, नया टर्म बनाया, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, एंड इट इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू। ठीक, नाउ डायमेंशन इज L2T-1। ठीक है, नहीं हम तो सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं, हमें पता है डायमेंशन कैसे आ रहा है, तो डायरेक्टली याद रखेंगे L2T-1। यूनिट जरूर अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगी, MGS यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पर एक रिलेशन जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, स्टोक, तो स्टोक इज अ यूनिट ऑफ, स्टोक इज अ यूनिट ऑफ न्यू, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और पॉइस इज अ यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, स्टोक काइनेमेटिक के लिए और पॉइस डायनामिक के लिए, न्यू के लिए। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 स्टोक। ठीक, अब 1 स्टोक किसके बराबर है, ऑब्वियसली जब आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट 10⁻⁻⁴, एंड 1 सेंटी स्टोक, 1 सेंटी स्टोक इज इक्वल्स टू 1/100 स्टोक। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, एक मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टोक इज अ यूनिट ऑफ न्यू, स्टोक इज अ यूनिट ऑफ न्यू, एंड पॉइस इज अ यूनिट ऑफ न्यू। ठीक, ठीक, अब स्टोक 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एक सेंटी स्टोक में 1/100 स्टोक होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए इतना ध्यान रखना हमें ज़रूरी है, डायमेंशंस और यूनिट्स इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज़। ओके, अब आगे चल रहे हैं, अब देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर क्या है विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, ये चलिए आप लोग बताइए, अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा, लिक्विड है ना, तो लिक्विड में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लिक्विड है मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ,
क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटा बढ़ेगी नहीं, विस्कोसिटी कम होगी, कम होगी, कम वाले से। लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं, लिक्विड, पानी को अज्यूम कर लीजिए आप। पानी को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो रही होगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिक्रीज वाले सब सही है, इंक्रीज वाले अपन देखते हैं। अच्छा, और गैस के केस में क्या हो रहा होगा, जल्दी से बता देंगे सभी। गैस के केस में क्या हो रहा है, अगर गैस की बात कर रहे हैं तो जैसा लिक्विड है वैसे ही तो गैस भी है ना। गैस के केस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, गैस के केस में इंक्रीज हो रहा है अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, सही है, सभी का सही है। चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और जब हम म्यू की बात कर रहे हैं, म्यू मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट या फिर डायनामिक। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होगा, आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल सही है ना। लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। म्यू कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, द रीज़न इज कि लिक्विड में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हैं ना, ऐसे भी जुड़े हैं, ऐसे भी जुड़े हैं, यही तो जाने नहीं दे रहा उसको, रुक जा कर रहा है ना? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो ये क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये टूटने लगते हैं। तो जब ये इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो ये इसको रोक नहीं पा रहा है, इसको जाने दे रहा है, तो जाने दे, है ना, जाने दे रहा है मतलब विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड के केस में जो बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं। तो उस पर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। विस्कोसिटी रिलेट टू हार्डनेस, नहीं नहीं नहीं, हार्डनेस का भी यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं। हार्डनेस इज नथिंग टू डू विद दिस ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी सिंपल अपन फ्लूइड पढ़ रहे हैं, है ना। अब अगर इसी को हम गैस के टर्म में देखें, है ना, अगर इसी को हम गैस के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, गैस में क्या होता है, गैस में जो विस्कोसिटी है या जो रेजिस्टेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ म्यू, बिकॉज ऑफ रैंडम रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, इनकी भी बात करें। रैंडम मोशन मतलब इधर उधर भाग रहे हैं, गैस है ना, स्ट्रीमलाइन तो है नहीं, इधर उधर भाग रही है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं, तो जो एक दूसरे से टकराते हैं उसके कारण वो रेजिस्टेंस या फिर विस्कोसिटी क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं टकराने के कारण, बॉन्ड नहीं है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम, तो क्या होता है, वो जो बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये और तेजी से टकराने लगते हैं एक दूसरे से। तो जब और तेजी से टकराने लगेंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों,
क्योंकि म्यू गैस के केस में क्यों है, बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल। रैंडम मोशन इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराने के कारण विस्कोसिटी या तो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया और तेजी से टकराने लगे तो और तेजी से विस्कोसिटी बढ़ गई। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर म्यू कम होगा लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाने पर म्यू बढ़ेगा गैस के केस में। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को ही अगर हम काइनेमेटिक की बात करें, है ना, काइनेमेटिक की बात करेंगे तो काइनेमेटिक क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर म्यू बढ़ रहा था, है ना, तो इट इज सॉरी म्यू कम हो रहा है, म्यू कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। और डेंसिटी क्या था बताइए, शुरू में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2.3% से बढ़ रही थी ना, है ना। तो क्या होगा, ये हो रहा है तो न्यू भी कम होगा। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट, ये तो लिक्विड का था, इफ वी टॉक अबाउट गैस, तो न्यू अपॉन ये, तो न्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना? और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला कम हो रहा है, मतलब ये तो बहुत बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर न्यू बढ़ रहा है और ये तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि ये बात ये इम्पोर्टेंट नहीं, जो हमने पिछला पढ़ा डायनामिक विस्कोसिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट है ना, तो इतना ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज कि देयर इज, ये हम प्रूव भी करते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको करना, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नो का मतलब ना के बराबर है, बहुत कम। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, ये ध्यान रखें, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं, न्यू और रो करके देख सकते हैं, तो जो चेंजेस आ रहे होंगे बहुत ना के बराबर आ रहे होंगे, तो हमने बोला कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, एंड दैट टू भी हमें एब्सोल्यूट पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम हो रही है और गैस के केस में बढ़ रही है। क्या पूछा लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजेज डेंसिटी। बेटा किसके केस में पूछ रहे हो, अगर लिक्विड के केस में पूछ रहे हो तो सही है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या, हाँ ठीक 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 ठीक, इंक्रीज नहीं है, दैट इज अ चेंज, उसको सही कर लेते हैं। इट इज राइटेड एज अ चेंज, बस इसका ठीक है, सही सही है सही है सही है, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज डिक्रीज है, या 2.3% चेंज, डिक्रीज ही है। एक मिनट, डिक्रीज
इंक्रीज ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इससे निकाली। इसमें अभी और कुछ डाउट यहाँ पर? अब ठीक है, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही है, डिक्रीज होता है, हमने अभी आगे देखा, शुरू देखिए से इंक्रीज हो गया वो। ठीक है, यस, ये अमन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना, कि अगर हम गैस के केस में प्रेशर को बढ़ाते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिक्रीज होता है, बट हम ओवरऑल जब लेते हैं तो फिर हम ये बोल देते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में दैट टू बी ऑन गैस, वो हमारे से थोड़ा सा दूर है, हम उस पर उतना जाते नहीं है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो दैट इज करेक्ट, कि अगर हम गैस के केस में प्रेशर को बढ़ाते हैं तो फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम होती है, बिल्कुल सही है। बट इन जनरल जो टर्म हमें या लाइन याद रखनी वो यही है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। तो एक लाइन और ये कई बार आ जाती है कि म्यू इज अ फंक्शन ऑफ मेनली टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखेंगे। म्यू विस्कोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर पर नहीं, ज़्यादा जोर नहीं देना, तो म्यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ही वो वेरिएशन देगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं, है ना, तुम चाहो तो अभी कर लो या नोट कर लो, कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। और आज जो हमने पढ़ा है उससे आगे बढ़ेंगे। आज हमने कहाँ तक पहुँचा है? विस्कोसिटी तक। एक दो प्रॉपर्टीज और बची हैं, बट विस्कोसिटी में ही हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने पढ़ा, तो अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड आ जाते हैं इसके बाद। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम क्या पढ़ते हैं कि जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं दोज आर न्यूटोनियन फ्लूइड, जो नहीं करते हैं उसे हम नॉन न्यूटोनियन कहते हैं। तो न्यूटोनियन कौन से हैं, नॉन न्यूटोनियन कौन से? नॉन न्यूटोनियन में बहुत सारे फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो उसको हम देखेंगे, है ना, कल की क्लास में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड होंगे, उसके बाद सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, ये सारी बाकी की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हमने यहाँ तक देखा, और ये जो क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, इसको यू कैन नोट डाउन। कल हम इसके सॉल्यूशंस भी देख लेंगे, आप लोग कल इसके आंसर बताइएगा। ओके, थैंक यू सर। अभी आप लोगों की ये क्लास यहीं पर बंद होगी और 11 बजे से आप लोगों की हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास शेड्यूल्ड है। कल की आपकी क्लासेस का टाइम एकदम सेम रहेगा, जिस तरह से आज आपकी क्लासेस थी बिल्कुल उसी तरह से आपकी क्लासेस रहेंगी। सुबह 9 बजे आपकी एफएम की क्लास रहेगी, 11 बजे हाईवे की क्लास रहेगी, और शाम की जो नॉन टेक की क्लास है उसकी टाइमिंग आपको पता ही है। एमडब्ल्यूएफ में शाम को 7 बजे से एमपी के, और टीटीएफ में शाम को 8:30 बजे से इंग्लिश। तो कल आपकी जीके की क्लास हो गई थी, आज थर्सडे है मतलब टीटीएफ है, तो आज आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी शाम को 8:30 बजे। तो हम लोग अभी 15 मिनट के ब्रेक के बाद सब लोग फिर से 10:45 पर मिलेंगे हाईवे की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।